हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज से हम हिस्ट्री चालू कर रहे हैं और हिस्ट्री का ये पूरा क्रैश कोर्स होगा, यानी कि हम इसमें शुरू से लास्ट तक सब कुछ कवर करेंगे। और ये जो हिस्ट्री का जो कोर्स होगा ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए ही उपयोगी होगा। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आपसे निवेदन है कि जैसे मैं पढ़ाता चलूँ तो आप उसके नोट्स बनाते चलें और मैं भी अपनी तरफ से नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा मैं। और आज की इस वीडियो में आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, मैं सबसे पहले पाषाण काल और सिंधु सभ्यता आज की इस क्लास में कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को हम पहले 3 खंडों बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 3 खंड वो देखते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक। इसे प्राग ऐतिहासिक भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा कालखंड है ऐतिहासिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक देखेंगे। देखिए, इतिहास में देखने से पहले हम देखते हैं इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से है। इतिहास के बारे में हमें जानकारी मुख्यतः दो जगहों से मिलती है। एक तो पुरातात्विक स्रोत से और दूसरा कोई लिखित साक्ष्य हो हमारे पास, उनसे मिलती है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, जैसे अगर हमें कहीं खुदाई करते समय पे कोई पुराने ज़माने का सामान मिल जाए, कोई भी बर्तन या किसी भी तरह का कोई आइटम मिल जाए तो उसे बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। और लिखित से जैसे कोई पुराण मिल जाए या लिखा हुआ कहीं पर साक्ष्य मिल जाए तो उसे हम लिखित साक्ष्य बोलते हैं। जैसे देखा होगा आपने, शिलालेख वगैरह जो होते हैं पुराने ज़माने के, उन्हें लिखित साक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक सबसे पुराना काल है। इसमें हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। लिखित साक्ष्य हमें बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक में मिले हैं लिखित साक्ष्य। देखिए, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, और लिखित साक्ष्य इसमें भी मिले हैं हमको। ठीक है, इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये इंसान द्वारा पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत हमें तीनों में मिले हैं। इसमें भी मिले हैं, इसमें भी मिले हैं पुरातात्विक स्रोत, और ऐतिहासिक काल में भी मिले हैं। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत ये पता कर लिया हमने कि इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, इसमें लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिले हैं, क्योंकि ये शुरुआती जब इंसान का जन्म माना जाता है तब स्टार्ट होता है प्राग ऐतिहासिक। तो इस वजह से यहाँ पे जब उस पर पढ़ना लिखना आता नहीं था बिल्कुल, और एकदम आदमखोर जैसे जंगली जानवरों की तरह इंसान जिंदगी बिताता था, इस वजह से यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर थोड़ा आदमी सभ्य हो गया था तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य हैं, और लेकिन लिखित साक्ष्य भी ऐसे हैं जिन्हें आज तक पढ़ा ही नहीं जा चुका। और इसमें ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हैं और इन्हें पढ़ा भी जा चुका है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राग ऐतिहासिक। मैं इसे भी डाल देता हूँ, लेकिन आप इसको नोट करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्राग ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक, और इसे हम पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, पाषाण काल से क्या मतलब है, पत्थरों का युग। ठीक है, इसको भी हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं वो देख लेते हैं।
पहला है पुरापाषाण काल, ठीक है। इसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। शुरुआत करेंगे पुरापाषाण काल से। देखिए पुरापाषाण काल में माना जाता है जब इंसानी जन्म हुआ था तब से ही पुरापाषाण का शुरुआत हो गई थी, और ये लगभग 25 लाख साल पहले की बात है। ठीक है, 25 लाख साल पहले पुरापाषाण काल की शुरुआत हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि इंसानों का जन्म पहली बार हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, अफ्रीका में हुआ था, और अफ्रीका को इस वजह से ही मानव जाति का पालना कहते हैं। ठीक है, मानव जाति का पालना क्यों कहते हैं अफ्रीका को, क्योंकि इंसानों का जन्म यहीं से हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब जन्म हुआ था इंसानों का तो इंसान बहुत ही असभ्य था, यानी कि उसको किसी से कुछ जानकारी नहीं थी उसको किसी के बारे में, और दूसरी चीज़ वो केवल खाना बदोश था, केवल खाने के लिए ही जीते थे ये लोग। खाना बदोश को हम एक शब्द और खाद्य संग्रह भी बोलते हैं, खाद्य संग्राहक। ठीक है, मतलब इसे खाने से ही मतलब था और कुछ नहीं था। अब खाने के लिए थोड़ी बहुत जद्दोजहद तो करनी पड़ती है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिकार करना यानी कि आखेट करना सीख लिया। आखेट को ही शिकार बोलते हैं, यानी पुरापाषाण काल में ही इन्होंने शिकार करना सीख लिया। और पुरापाषाण की एक महत्वपूर्ण घटना यानी कि खोज जो हुई थी वो मानी जाती है आग। इसी कालखंड में ही आग की खोज भी हो गई थी, ताकि अब ये जो खाना जो खाते थे वो पकाकर खाने लगे थे। ठीक है, अब मध्यपाषाण काल की बात करते हैं। मध्यपाषाण काल में क्या है, मध्यपाषाण काल आते आते मानव ने एक बहुत ही अच्छी चीज अपनाई थी, वो क्या थे, अंत्योष्टि। अब अंत्योष्टि क्या होता है, अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार। और पुरापाषाण काल में एक चीज और है, जब ये शिकार करते थे तो शिकार के लिए कुछ ना कुछ हथियारों की भी जरूरत होती है, तो ये पत्थरों के हथियारों का यूज करते थे, लेकिन वो पत्थर के हथियार बहुत ही बड़े होते थे। ठीक है, और मध्यपाषाण काल में यही जो हथियार थे वो छोटे हो गए। अब छोटे हथियारों का उपयोग होने लगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये इसमें छोटे हथियारों का यूज होने लगा, इस वजह से इसे मीजोलिथिक भी बोलते हैं, मीजोलिथिक एज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम में। अब आते हैं नवपाषाण काल में। देखिए नवपाषाण काल में सबसे पहले इंसानों ने एक अच्छा काम किया था कि अब जो है इंसान खेती करना सीख गया था। देखिए खेती यानी कि कृषि, खेती करने के लिए क्या जरूरी होता है कि खेती करने के लिए इंसान को एक जगह ठहरना पड़ता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह खेती नहीं की जा सकती। अगर मैं मान लो भारत में खेती कर रहा हूं तो मैं अमेरिका में नहीं रह सकता। इस वजह से खेती रहने के लिए हमें उस खेती के पास रुकना भी जरूरी होता है। इस वजह से इंसानों ने वहां पर स्थायी आवास भी बनाना चालू कर दिया था। ठीक है, तो नवपाषाण काल में एक खेती हो गई, एक स्थायी आवास हो गया। अब स्थायी आवास हो गया, अब आवास को रखने के लिए यानी कि सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने क्या किया था, जानवर पालना भी चालू कर दिया था। ठीक है, तो पशुपालन भी चालू हो गया था यहीं पर। और पशुपालन में सबसे पहले, क्योंकि कुत्ता सबसे वफादार माना जाता है, देखिए इंसानों का जो जानवरों से प्यार है वो सबसे ज्यादा कुत्तों से देखा गया है, इस वजह से कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार माना गया है। तो सबसे पहले जानवर पाला गया था वो कुत्ता ही था। पहला जानवर
कुत्ता। और जो सबसे पहले खेती जो हुई थी नवपाषाण काल में खेती हुई थी, वो ऐसा माना जाता है लगभग 7000 ईसा पूर्व में हुई थी, 7000 ईसा पूर्व। ठीक है। और ये खेती हुई थी कहाँ पर? ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में एक जगह है, ये मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, वहीं से खेती का जन्म हुआ था। और सबसे पहले जो खेती हुई थी इंसानों के द्वारा जो खेती हुई थी, वो हुई थी जौ और गेहूं की। ठीक है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, इंसानों के द्वारा एक तांबे की खोज भी की गई। तो तांबे की खोज हो गई, और जब तांबे की खोज हो गई तो इस काल को अलग से डिफाइन किया गया है। कहां पर? ताम्रपाषाण काल में। अब तांबे का यूज होने लग गया, तांबे का यूज होने लग गया तो वहां पर औद्योगिकरण भी चालू हो गया। और ये औद्योगिकरण जो चालू हुआ है, इसका ही विकसित रूप हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। तो अब देखते हैं हम जो कुछ महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले हैं हमें पाषाण काल के, वो मैप के द्वारा देखेंगे। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो जिसमें पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें। तो देखिए सबसे पहले तमिलनाडु के एक जगह है पल्लवरम। पल्लवरम, ठीक है, यहां पर मिला है सबसे पहले इंसानों का कंकाल। देखिए मिली तो केवल खोपड़ी खोपड़ी थी। अब जाहिर सी बात है केवल खोपड़ी तो मिली नहीं होगी, तो उसमें कंकाल ही, वो खोपड़ी सबसे मजबूत हिस्सा होता है इंसान का, इस वजह से बाकी सब तो गल गया होगा और मिला केवल खोपड़ी खोपड़ी है। ठीक है। और दूसरा है एमपी में है एक जगह भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका पर क्या मिला है? चित्रकारी मिली है भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, चित्रकारी किस चीज़ की है? एक इंसान जानवर का शिकार करते हुए दिखाया गया है उसमें। ठीक है। और एक साक्ष्य मिला है, एक ये यूपी में है कोल्डीवा। यहाँ पर क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल से मतलब है धान के साक्ष्य। ठीक है, ये यूपी में इलाहाबाद के पास है। और एक हमें मिला है बुरजहोम। बुरजहोम ये कहाँ पर मिला है? कश्मीर में। अब बुरजहोम क्या होता है? इसे बोलते हैं हम गर्त आवास भी बोलते हैं। देखिए कश्मीर में जाहिर सी बात है ठंडी जगह है, ठंडी जगह पर उस समय पे लोग क्या करते थे कि ज़मीन में गड्ढा कर लेते थे और उसमें रहने लग जाते थे ताकि जो ठंडी हवाएं वो ना लगें। ठीक है। और तीसरा है वो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, पांचवा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है हमें? ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल, यानी आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे हम? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम चलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल पर। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ना है हमको? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या मतलब है? सभ्यता से मतलब है हमारा सभ्य लोगों का समूह। ठीक है, सभ्य लोगों का समूह क्या होता है? जैसे ये जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये काफ़ी सभ्य माने जाते हैं। कहने का मतलब है ये इनको रहने का, जीने का तरीका, और ये उद्योग भी करते थे और इनके घर मकान इतने डेवलप्ड थे, 2-2 मंजिल के मकान हुआ करते थे उस टाइम पे। तो सोच लो आप ये कितने सभ्य या कितने डेवलप्ड रहे होंगे उस समय पर। ठीक है।
तो सबसे पहले मैं इसके विस्तार के बारे में बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, यानी कि चारों जो कोने हैं वो सारे बताऊंगा मैप के जरिए। तो आइए सिंधु सभ्यता का विस्तार जानते हैं। तो देखिए, सबसे जो उत्तरी इलाका है वो है जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है। और कौन सा जिला है ये? अखनूर जिले में पड़ता है, अखनूर जिला, ठीक है। और ये अखनूर जिला, ये भी पूछ सकते हैं कि किस नदी के किनारे पर है। ये है चिनाब नदी के किनारे पर, ठीक है। ये सबसे उत्तरी इलाका हो गया। और सबसे पूर्वी इलाका है मेरठ में आलमगीरपुर, ठीक है। और ये हिंडन नदी के किनारे पर है, ठीक है। यानी कि उत्तरी हो गया हमारा मांडा अखनूर जिला, और सबसे पूर्वी क्या हो गया? मेरठ आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास। देखिए, सबसे दक्षिणी इलाका है दैमाबाद, और ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे पर है? नर्मदा नदी के किनारे पर, ठीक है। और सबसे यानी कि पश्चिमी इलाका है सुतका गेंडोर, ठीक है। ये किस नदी के किनारे पर है? ये है दास्क नदी के किनारे पर। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको रिपीट करके। सबसे उत्तरी इलाका है हमारा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये जिला पड़ता है अखनूर, और नदी पड़ती है चिनाब, ठीक है। और सबसे पूर्वी इलाका है मेरठ। मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर, वहाँ से। और इसमें नदी किसके नदी के किनारे पर है? ये है हिंडन नदी के किनारे पर। और सबसे दक्षिणी ये है दैमाबाद, यानी कि महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे पर है? नर्मदा नदी के किनारे पर, ठीक है। और सबसे ये है पश्चिमी, सबसे पश्चिमी कौन सा है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, सुतका गेंडोर। और ये किस नदी के किनारे पर है? दास्क। तो देखिए, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण देखेंगे। नामकरण का क्या हिसाब है? सिंधु घाटी के सभ्यता के ज़्यादातर जो स्थल हैं वो सिंधु जो नदी है उसके किनारे ही मिले हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर सिंधु नदी ये है, तो जितने भी जो स्थल हैं वो सिंधु घाटी से कहीं ना कहीं, सिंधु नदी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। यानी कि नदी के किनारे हैं, जितने भी जो जगह मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो सारे किसी न किसी नदी के किनारे हैं। और जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं जाके सिंधु नदी से ही मिल रही हैं। इस वजह से ही इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है, ठीक है। और इसे हम हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी दयाराम साहनी द्वारा, वो हड़प्पा वहीं हुई थी। हड़प्पा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में एक जगह है, तो वहीं से चालू हुई थी। इस वजह से इसको हड़प्पाकालीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो देखिए, देखते हैं पॉइंट इसके क्या क्या हैं। इस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। देखिए, मैंने बता चुका हूँ अभी कि इस जो काल की लोग पढ़े लिखे तो थे, लेकिन जो कुछ लिख के गए हैं उन्हें आज तक किसी को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, ठीक है। दूसरा है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ये मैंने बता ही दिया। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले एक अंग्रेज थे, कौन थे? चार्ल्स मैसन, इन्होंने दी थी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कोई पता लगा था सबसे पहले कि कोई ऐसी सभ्यता भी है जिसकी खोज की जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया था? ये जो है जेम्स कनिंगम, इनको काम दिया था कि जाओ देख के आओ ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कितने एरिया में फैली हुई है। यानी कि इन्होंने सर्वेक्षण किया था इसका, ये कितने एरिया कवर कर रही है, ठीक है। जब जेम्स कनिंगम ने कवर कर लिया कि कितना एरिया है, तो इन्होंने लगभग इसका एरिया बताया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर का। कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है। ये जॉन मार्शल तो उस समय के ASI थे, ठीक है, चीफ ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, ठीक है। और इन्हीं के आदेश पर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई चालू हुई थी दयाराम साहनी द्वारा 1921 में, ठीक है।
1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खुदाई हुई थी हड़प्पा में। ठीक है, अगला क्या है, यह पहली नगरीय सभ्यता थी। देखिए विश्व में सबसे पहली नगरीय सभ्यता है वो हड़प्पाकालीन सभ्यता को माना जाता है। हालांकि जो पहली सभ्यता जो मानी जाती है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है, जो कि इससे भी पहले थी। और अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये आए कहाँ से थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसी में ही एक भाग था सुमेरो की सभ्यता, ये वहीं से आए थे। ठीक है, और यहाँ पर इन लोगों ने कांस्य का उपयोग करना चालू कर दिया था। इन्होंने कांस्य की खोज की थी, तो इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहाँ के लोगों को मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। ये लोग किसकी पूजा करते थे, फिर वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे। ठीक है, अगला है, इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। कहने का मतलब है यहाँ पर लेडीज़ों की ज़्यादा चलती थी। ठीक है, इनकी मोहरों पर एक सींग वाले जानवर के चित्र मिला है। ठीक है, इनकी जो मोहर हैं वो एक सींग वाले जानवर ज़्यादा मिले हैं उस पर। एक सींग वाले जानवर कहा जाता है कि वो गेंडा हो सकता है। ठीक है, और जबकि गाय का कोई निशान नहीं मिला है। ये कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या गाय की जानकारी थी, तो उसका आंसर होगा नहीं। अगला है, ये लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। मतलब ये युद्ध वगैरह में विश्वास नहीं करते थे और इस वजह से इनको तलवार की भी जानकारी नहीं थी। यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह की मोहरें भी मिली हैं। ठीक है, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसकी मोहरें यहीं पे मिली हैं सबसे पहले। और ये लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। देखिए हुआ क्या था, जैसे एक इन्हें मूर्ति मिली थी और टेराकोटा की मूर्ति। टेराकोटा की मूर्ति क्या होता है, जैसे मिट्टी को जो पका के जो मूर्ति बनाई जाती है उसे बोलते हैं टेराकोटा की मूर्ति। तो उनके जो मूर्ति मिली थी एक देवी की मूर्ति थी और उनके गर्भ में पेड़ पौधों को उगते हुए दिखाया गया था। इस वजह से माना जाता है कि ये लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी को मानते हैं। तो अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा। देखिए हड़प्पा पाकिस्तान में है। ठीक है, इसकी जो खुदाई कराई थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या सामान मिला है, देखिए यहाँ पर क्या क्या सामान मिला है। सबसे पहले मिला है कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला है यहाँ पर, और कुम्हार के चाक के बाद यहाँ पर मिला है श्रमिक आवास। ठीक है, श्रमिक आवास, और एक यहाँ पर देवी की मूर्ति मिली है। देवी की मूर्ति मिली है और एक छोटी सी ओखली भी मिली है यहाँ पर। ठीक है, और एक अन्नागार मिला है। यहाँ पर अन्न के यानी कि जो अन्न हुआ करता था, अनाज, वो रखा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर हाथी का कपाल भी मिला है। और एक और चीज़ मिली है यहाँ पर, स्वास्तिक चिन्ह, यानी स्वास्तिक की जो मोहरें मिली वो यहीं से मिली हैं। अगला स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में ही है। इसकी जो खुदाई कराई थी वो कराई थी राखलदास बनर्जी। देखिए इसकी सन के बारे में कहीं 1921 लिखा होता है, कहीं 1922 लिखा होता है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या मिला था, सबसे पहले पुरोहित आवास। पुरोहित आवास बना था। एक मिला था स्नान गृह। ठीक है, और अन्नागृह भी मिला था यहाँ पर, अन्नागार यानी कि
अन्नागार यहाँ पर बड़ा मिला था, यानी कि जो हमें हड़प्पा में मिला था वो यहाँ पर उससे काफ़ी बड़ा मिला था। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा आंसर मोहनजोदड़ो होगा अन्नागार से रिलेटेड। ठीक है, और ये हो गया। और यहाँ पे मिला था सूती वस्त्र। एक मिली थी पशुपति की मूर्ति। ठीक है, और सभागार, यानी कि सभा, यहाँ पर सभा होती थी। ठीक है, अगले स्थान पर चलते हैं। अगला स्थान है चंदोदड़ो। ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, ये सिंधु नदी के तट पर है। और ये जो है, ये चंदोदड़ो इस बात के लिए फेमस है कि ये जो स्थान था या इसका जो शहर था वो दुर्ग रहित था। देखिए होता क्या था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये दुर्ग बना के रहते थे। एक जैसे चारों तरफ दीवार बना दी, उसके अंदर रहते थे ये लोग। ठीक है, लेकिन ये चंदोदड़ो था, ये नहीं था दुर्ग रहित, क्योंकि यहाँ पर व्यापार होता था। ये औद्योगिक शहर माना जाता है। ठीक है, इसकी जो खुदाई कराई थी वो कराई थी गोपाल मजूमदार ने। (1931) में। ठीक है, और यहाँ से जो ज़्यादातर सामान मिला है वो लेडीज़ों से रिलेटेड मिला है। क्या क्या मिला है? सबसे पहले लिपस्टिक, एक और शीशा मिला है। ठीक है, और मन का क्या होता है, जिसे जो घड़ा होता है उसी पे कलाकारी वगैरह डिजाइन बना देते हैं, उसी को फिर मन का बोल देते हैं। ठीक है, और एक मिला है अलंकृत ईंट, यानी कि ईंट पर बनी हुई डिजाइन मिली है। और एक और चीज़ मिली है यहाँ पर, बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते की चित्र मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है, अगला स्थान देखते हैं आप। अगला है सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर ये मैं बताया, ये भी पाकिस्तान में ही है, और ये सबसे पश्चिमी इलाका है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, इससे बस यही क्वेश्चन है। पंजाब में एक जगह है रोपड़, सतलज नदी के किनारे पर है। ठीक है, और इसकी खुदाई कराई थी यज्ञदत्त शर्मा ने। (1953) में। ठीक है, अगला स्थान है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में जगह है बनवाली। इसकी खुदाई कराई थी रविंद्रनाथ सिंह ने। ठीक है, यहाँ पर जो पानी निकासी की व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, और इस वजह से यहाँ की जो सड़कें थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी पाई गई हैं। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, और यहाँ की जो नालियाँ थी, नालियाँ तो थी नहीं यहाँ पर, इस वजह से घरों में क्या मिला है, सोख्ता। चलते राजस्थान की तरफ। राजस्थान में जगह है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? मिट्टी से बनी हुई चूड़ी। यहाँ पर क्या क्या सामान मिला है?
सबसे पहले तो बता दिया मैंने, एक तो चूड़ी मिली है, ठीक है, मिट्टी की चूड़ी है ये, और जुता हुआ खेत, हल, ठीक है, और एक अलंकृत ईंट, ठीक है, ये सब सामान मिले यहाँ से। और इसकी जो खुदाई कराई थी वो कराई थी BK थापड़ ने। और एक थे इनके साथ, एक और थे, वो थे BB लाल। अगला स्थान देखते हैं। देखिए गुजरात की तरफ बढ़ते हैं। तो गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थान मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, और इनकी जो खुदाई कराई थी वो रविंद्र ने कराई थी। अगले स्थान देखते हैं गुजरात का ही, ये सुरकोटदा, ठीक है, ये भी गुजरात में ही है। और यहाँ से मिला है घोड़े की हड्डी, और एक चीज़ और मिली है वो है कलश समाधान। अगला है लोथल, ये भी गुजरात में ही है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ से एक चीज़ और मिली है वो है फारस की मोहरें। ठीक है, फारस की मोहरें मिली हैं। इससे साबित होता है कि यहाँ पर विदेशी व्यापार भी हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है रंगपुर। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला है, धान की भूसी, ये भी गुजरात का ही है। ठीक, देखिए अभी जो मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। ये धौलावीरा जो है इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ गुजरात में है। ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरीक़े से भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है जो माना जाता है वो माना जाता है मोहनजोदड़ो को। देखिए स्थान सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, लेकिन शहर कौन सा है वो है मोहनजोदड़ो। जैसे राखीगढ़ी मान लो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है और इसका शहर इतना है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है उसका अगर वो इतने एरिया में फैला हुआ है उसका शहर इतना बड़ा है, मतलब शहर बड़ा है। अगर शहर के हिसाब से देखेंगे तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा स्थान मानेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ी। देखिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसके समकालीन मानी जाती है। और कुछ सभ्यता और हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, वो आप देख लेना। देखिए और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिए हैं उसका PDF के रूप में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया है। अगली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम वैदिक सभ्यता को पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ, और कुछ कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें।